नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तवांग सेक्टर के पास भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प, भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, चीन ने जारी किया बयान। कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए। कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेसी विधायक राजस्थान तलब, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भेजे जाएंगे राजस्थान। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए पूर्व कांग्रेसी मंत्री राजा पटेरिया, प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तैयार रहने का जनता से किया था आग्रह। ओआईसी महासचिव का पीओ के दौरान भारत ने इस्लामिक देशों के संगठन को लगाई फटकार, भारत के मामले में दखल ना देने की दी नसीहत। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारतीय और चीनी सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश तवांग सेक्टर में एलएसी के पास 9 दिसंबर को झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हो गए थे। भारत की संसद में आज तवांग झड़प की गूंज भी सुनाई दी। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में तवांग झड़प पर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे क्षेत्र में चीनी सैनिकों की ओर से एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने बहादुरी से रोक लिया और उन्हें अपनी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि इस पर चीन की ओर से भी बयान आया है, जिसमें चीन ने कहा है कि अब बॉर्डर पर स्थिति स्थिर है। डॉक्टर साहब, चीन की ओर से ऐसा कदम पहली बार नहीं उठाया गया है, लेकिन मोदी राज में क्या चीन को यह पता चल गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है? बिल्कुल पता चल गया। रात के अंधेरे में चोरों की भांति वो हिंदुस्तान के सरहद के अंदर घुसे तो ज़रूर, लेकिन जब भारतीय सेना चौकस वहाँ मौजूद थी, वो 300 थे, हम 70 थे, आधे के तो पसीने छूट गए, खदेड़े गए हैं वहाँ से। ये जो चाइनीज चूहे जो घुस आए थे बिल के से बाहर, ये वापस भागे जान बचा करके। उनको लगा कि भाई गलवान की तरह यहाँ पे उनकी कुटाई ना हो जाए। हिंदुस्तान की तरफ से 9 सैनिक घायल हुए हैं, गुवाहाटी में इनका इलाज चल रहा है। 5 माइनर इंजरी के साथ इनको रिलीज़ कर दिया गया, 4 का अभी इलाज हो जा रहा है, कल सवेरे तक वो भी हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे। चीन की तरफ बताया जा रहा है घायलों की संख्या 30 है और स्थिति ऐसी नाजुक है कि उन्हें वहाँ से उठाया भी नहीं ले गया और कई लोगों की स्थिति वहाँ पे ख़राब बताई जा रही है। जब ये बवाल मचा, फिर अधिकारी के लेवल पे बातचीत हुई, फ्लैग मार्च हुआ, वहाँ पे बातचीत हुई दोनों में और मामला स्थिर हो गया। क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ 2008 में यहाँ पे एक पवित्र धारा है, झरना है, और वहाँ पे हिंदुस्तान ने उसे एक पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया और तब से 2015 में ये काम हुआ और तब से ये बवाल मचा हुआ है चाइनीज़ की तरफ से। कभी वो ड्रोन लगाते हैं, कभी वो बाइनोकुलर से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, वहाँ पे एक बौद्ध मूर्ति थी, प्रतिमा को तोड़ के चाइनीज़ भाग गए थे। उसके बाद 2015 मतलब मोदी सरकार आने के बाद उस जगह को बाकायदा बनाया गया। 2018 में अरुणाचल सरकार की तरफ से वहाँ पे प्रेयर हॉल भी बनाया गया 250 लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब तक होता ये था 2018 तक कि जब बर्बादी होती थी तो सेना हमारी वापस आ जाती थी, लेकिन मोदी सरकार जब से ये गलवान का एपिसोड हुआ है, हर जगह हर बॉर्डर पे हमारे जाबाज सिपाही, जाबाज सैनिक, इंडियन आर्मी के बहादुर, वो बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं उस तरह की विषम परिस्थितियों में भी। तो उनको लगा कि और समय की भांति यहाँ कोई नहीं होगा, घुस जाते हैं अंदर। तो जैसे ही वो घुसे तो इंडियन सोल्जर्स की तरफ से जब उनको ललकारा गया तो कुछ भाग गए, 300 आए थे,
कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए, झड़प हुई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई है हिंदुस्तान की साइड से। तो मतलब भारतीय सेना ने फिर से ये अपना परचम लहरा दिया एंड दे हैव गिवन अ ब्लडी नोज टू दिस चाइनीज। जी बिल्कुल, यानी कि अब चीन को यह पता चल गया है कि ये वो भारत नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई की मिसाल देता था। ये भारत मोदी का भारत है। अगर इसकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम चीन अच्छे से ही जानता है। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि चीन पर भारत के सख्त रुख से विपक्ष में कैसे खलबली मच गई, खासकर कांग्रेस में। दरअसल इस बात का खुलासा संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 मिले थे, यानी राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे लिए थे। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस राज में 18 किलोमीटर जमीन हड़पी गई, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने तो बड़ा खुलासा कर दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। मुझे तो आप बैल मुझे मार, ये मुहावरा याद आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। भाई क्या जरूरत थी छेड़ने की? क्यों लगा दिया आपने क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर कि भाई ये गांधी परिवार की जो मिल्कियत है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके एफसीआरए लाइसेंस को क्यों रद्द कर दिया गया? अब हंगामा आप करोगे चीन को लेकर के, तो पार्लियामेंट के अंदर आपने बोलने नहीं दिया, तो पार्लियामेंट के बाहर आ गए अमित शाह। उन्होंने साफ साफ कहा ये चीन का दलाल है ये कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ अपने इस गांधी परिवार का जो घरेलू एनजीओ है राजीव गांधी फाउंडेशन, न सिर्फ उसने गवर्नमेंट ऑफ चाइना से पैसे लिए, इसने पैसे लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अकाउंट से भी पैसे आए, और तो और एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया उससे भी पैसे खाए। भाई चाइनीज से क्या दोस्ती है आपकी? क्यों पैसे ले रहे हो भाई चाइनीज से? ये समझ में नहीं आ रहा। मेमोरेंडम आपने अलग साइन कर रखा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। साथ ही साथ एक तो चाइना के दलाल बताया ही बताया, आतंकियों का भी दलाल साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई बैन इसलिए लगाए हैं, उसकी दूसरी वजह वो ये है कि जाकिर नायक के भी फाउंडेशन से सोनिया गांधी पैसे ले रही थी, 50 लाख रुपए आए वहां से। भाई क्या लेन देन है आपको? ये आतंक का भंडार है ये। जाकिर नायक लोगों के दिमाग में जहर डालता है और वो आपका नायक। और इसलिए याद होगा यूपीए के दौरान ये तमाम कांग्रेसी चैनल, ये दलाल पत्रकार जो आजकल बोलते हैं बड़ा न्यूट्रल हैं, जो कांग्रेस पार्टी की दलाली करते थे, तो जाकिर नायक साहब और वो इलीगल तरीके से देश में बिना लाइसेंस के पीस टीवी चलाता था, उसको कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि वो तो घूस दिया करता था सोनिया गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ये विपत्ति, ये बेइज्जती, ये खुद अपने आप उन्होंने दे हैव कॉल्ड फॉर इट, आपने छेड़ा और अमित शाह ने आपका काम तमाम कर दिया। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ हो गई है कि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे लिए, जिसकी वजह से भारत के इस कदम से कांग्रेस को काफी ज्यादा मिर्ची लग गई है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन 16 दिसंबर तक टल गया है। दरअसल अब खबरें ये आ रही हैं कि 16 दिसंबर को राजस्थान में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत सभी 40 विधायकों को राजस्थान के अलवर में यात्रा में शामिल होने के लिए बुला लिया है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस विधायकों को यात्रा में इसीलिए शामिल करना चाहती है, या इसके पीछे कांग्रेस को कोई डर सता रहा है? डॉक्टर साहब, कहीं अब कांग्रेस को हिमाचल में खेला होने का डर तो नहीं है? देखिए, हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो नवी नवेली दुल्हन की जैसी है। घूंघट संभालो तो पल्लू गिर जाता है, पल्लू संभालो तो घूंघट गिर जाता है। अभी सरकार बनी है तो मंत्रिमंडल बनना चाहिए ना। आपने सबको कह दिया वापस इधर आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, वहाँ रिसोर्ट बनाया गया है, अब वहाँ बातचीत होगी कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, 10 तरीके की चीज़। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ हमारे पास भी खबर इस तरह की आ रही है कि सारे के सारे लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे। कई सारे लोगों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया है। आप एक राज्य के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ करोगे? वोट मांगने के लिए तो आप गए नहीं,
कांग्रेस पार्टी को बिना मेहनत किए हुए हिमाचल की जनता ने ताज दे दिया। सरकार बनाने से पहले ही आप आपस में लड़ लिए। जो पार्टी सरकार में आने से पहले ही अंदर टूट फूट रही हो, मंत्रिमंडल घोषित करने में ही नेताओं को डर लग रहा हो कि अगर उसको नहीं बनाया तो वो नाराज हो गया, कहीं बीजेपी में चला गया तो क्या होगा। तो ये उसी तरह की स्थिति बन गई है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है तो हारी जाती है और चुनाव जीतती है तो फिर भी हार जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि अब कांग्रेस को यह डर लगने लगा है कि कहीं उनके हाथ में आया एक और राज्य ना चला जाए, कहीं हिमाचल में कांग्रेस के विधायक बीजेपी में ना शामिल हो जाए। इसी डर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बहाने हिमाचल से विधायकों को राजस्थान की यात्रा में व्यस्त करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी भारत को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभाजित करेंगे, दलितों, आदिवासियों का जीवन और अल्पसंख्यक खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी को मारने के लिए भी तैयार हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केस दर्ज कराया था और आज पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, पटेरिया की आगे मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? बहुत बढ़िया किया गिरफ्तार करके। इस तरह के लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह के लोग, वो प्रधानमंत्री को मारने के लिए आप लोगों को उकसा रहे हो, यू आर इंसाइटिंग। आप कह रहे हो कि जब तक मोदी है तो संविधान नहीं बचेगा, मोदी है तो समाज में लड़। आप क्या बकवास किए जा रहे हो? ये कोई मनमोहन सिंह है कि जो सोनिया गांधी की चमचागिरी के चक्कर में वो प्रधानमंत्री बन गया? ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी पंचायत का चुनाव जीता नहीं और प्रधानमंत्री बन जाए। देश की जनता मोदी को सिर पे बिठाती है, मोदी के नाम पे लोग वोट देते हैं और बहुमत की सरकार बनती है। पूरी दुनिया में इस तरह के बहुत ही कम लीडर हैं जहां मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई नेता अपने नाम से वोट लेकर के बहुमत से सरकार बनाता हो, एक बार नहीं, दो बार। आप उसके मारने की प्लानिंग लोगों को इंसाइट करेंगे? तो अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। वहाँ मध्य प्रदेश में जो मामा जी की सरकार है, उनको ये भी खंगालना चाहिए कि इसके घर द्वार, जो अतिरिक्त पैसा जिसने कमाया होगा या जो घर होगा, वो नक्शे के मुताबिक, परमिट के मुताबिक है या नहीं। और इसी तरह के लोगों के लिए बुलडोजर बहुत सही व्यवस्था होगी। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ साथ तमाम तरह की चीज़ों में बाकायदा एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि आए दिन कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा चुनाव और नेतागिरी के चक्कर में इस तरह की बातें न प्रधानमंत्री के लिए ना ही किसी दूसरे बड़े लीडर के लिए कह सके। जी, ये बात समझनी बेहद जरूरी है कि एक नेता के पद में और देश के प्रधानमंत्री के पद में जमीन आसमान का फर्क है और देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान करने का नतीजा यकीनन वही होगा जो पटेरिया के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन को भारत ने एक बार फिर से फटकार लगा दी है। कश्मीर को लेकर लगातार बयानबाजी के बाद अब इस संगठन के महासचिव ने पीओके का दौरा किया, साथ ही पीओके को लेकर टिप्पणियां भी की। इसे लेकर भारत ने नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय की ओर से ओआईसी को चेतावनी देते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, यह भारत का एक अखंड हिस्सा है। डॉक्टर साहब, बाहरी लोग कब तक इस पर कमेंट करते रहेंगे? देखिए, ये इस्लामिक मुल्कों का एक क्लब है, इसके पास कोई ताकत वाकत है नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए, पाकिस्तान तो पहले कहता भाई 370 हटाए तो खून का दरिया बह जाएगा। यूएन में जाकर के इमरान खान ने क्या कहा कि आप तो कर्फ्यू तो हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। एक चिड़िया भी नहीं मरा। आतंकवादियों को भले हम लोग मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसकी मीटिंग, आप क्या करते हैं कि आप पाकिस्तान इस तरह से मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम उम्मा, भाई इस्लामिक मुल्क के लोग अगर इस तरह से साथ नहीं देंगे, और ये धर्मांध किस्म के लोग होते हैं, पहुंच गए पीओके में, तो हिंदुस्तान ने सही जवाब दिया। उसको लगा
कि भाई ओआईसी के अंदर हम अपनी बातों को उठा देंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर कुछ दबाव पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत अच्छे आर्थिक संबंध हैं कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। तो ये खेल पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन क्या कमाल जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया कि कहा गया कि ये ओआईसी का कोई लेना देना इसमें नहीं होना चाहिए। ये मसला हिंदुस्तान का इंटरनल मसला है। अब बात को समझिए, आज के बयान में और पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों के बीच क्या फ़र्क आ गया। पहले हम लोग कहते थे कि ये बायलैटरल इशू है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, कोई तीसरा व्यक्ति ना बोले। आज सरकार ने कहा कि ये हमारा इंटरनल इशू है, मतलब कहानी खत्म, पाकिस्तान भी पिक्चर से बाहर हो गया। तो जो मोदी सरकार जो कहते हैं, जो ढूंढते रहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। और मैं आपको बता सकता हूं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि अगर इस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस या किसी सेकुलर पार्टी की सरकार होती, ओआईसी के सामने मिमियाने के लायक भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। ये तो देश में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के लिए राज करने वाले लोग बैठे हुए हैं और बधाई के पात्र हैं हिंदुस्तान के विदेश मंत्री। जी बिल्कुल, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।